आज हम मैथमेटिक्स जो 9th क्लास की हैं, ये कारवान बुक हाउस वाली जो पब्लिशर है, ये इस्लामाबाद में यानी फेडरल बोर्ड में ये पढ़ाई जाती हैं। तो इसे को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पहला एक्सरसाइज करेंगे पहले चैप्टर की, और हमारे पास जो इसका पहला एक्सरसाइज है वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी हम इसी को करेंगे। पहले हम तरीक़ाकार क्या होगी, मैं कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को कि किस इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए हैं और इसके एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला एक्सरसाइज है, इसी पहले एक्सरसाइज में जो है हमारे पास उसको समझने के लिए आपको तीन चीज़ जो है समझनी ज़रूरी है। एक मैट्रिक्स क्या है, और दूसरी बात हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और इक्वल मैट्रिक्स क्या है। तो आज का ये जो एक्सरसाइज है ये इन तीन बातों के ऊपर है कि मैट्रिक्स क्या है, नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और इक्वल मैट्रिक्स क्या है। ये तीन जो है इसी बेस्ड है हमारे पास जो यूनिट 1 का पहला एक्सरसाइज 1.1 है। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं कि नंबर को हम ऐसे अरेंज करें कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाए, और उस अरेंजमेंट को हम फिर क्लोज करें स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस अरेंजमेंट ऑफ नंबर को कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। तो अगर मैं और आसान अल्फाज में बताऊं, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर की, जो हम इंक्लोज करते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो इस अरेंजमेंट का नाम है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स की जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं इसको एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ABC से। तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर ABC। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टली यानी जो इसी तरह है इसको रोज कहलाए जाते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल होते हैं इसको कॉलम कहलाए जाते हैं। तो एक मरतबा मेरे साथ रिपीट करें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जब हम उसको इंक्लोज्ड करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एंट्रीज या एलिमेंट्स है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ABC से। इसके जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज या रोज कहा जाता है, और जो वर्टिकल होते हैं उसको कॉलम्स कहा जाता है। दूसरी जो इसमें कंसेप्ट यूज़ हुई है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। यानी ये बात, ये ध्यान इस बात का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पहले आपने रोज की तादाद बतानी है, फिर कॉलम्स की तादाद बतानी है। यानी इसमें कितने रोज हैं, 1 2, और इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपने फिर इसको लिखना किस तरह होगा, 2/3, या इस तरह लिखना होगा 2/3। इसका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कहोगे, इसको जो है आप क्या कहोगे, 2/3। ये आर्डर के लिए हम इसको 2/3 कहते हैं। ये 2 अब हमें इंफॉर्मेशन दे देती हैं रोज़ की, और 3 हमें इंफॉर्मेशन दे देती हैं कॉलम्स की। अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं मैंने इसको 3/2 कहना है, तो भाई आप ज़रूर कह लें, लेकिन जो सामने वाला है वो इससे ये मतलब लेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ और 2 कॉलम है, जो गलत है क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी होगी कि आपके पास जो है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अगर कोई पूछे कि किसे कहते हैं, तो आपने से बताना है कि मैट्रिक्स में जितने रोज और कॉलम होते हैं इसको उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम हैं उसकी तादाद को क्या कहते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये फिर से माइंड में रखिएगा कि हम जो है रोज़ को पहले कहेंगे और कॉलम्स को बाद में। अच्छा, हम जर्नली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M/N से, जिसमें M का मतलब होता है रोज़ की तादाद और N का मतलब होता है कॉलम्स की तादाद। अच्छा जी, उसमें अगली कंसेप्ट जो यूज़ हो रही है वो है इक्वल मैट्रिक्स।
कि दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कहेंगे। तो अगर किसी ने पूछा कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप उसे कहेंगे कि दो मैट्रिक्स को कहा जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे फॉर एग्जांपल ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसको कहा जाएगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है अगर नंबर वन उसका ऑर्डर सेम हुआ, जितना ऑर्डर ए का है उतनी ऑर्डर बी की भी हुई, तो नंबर वन, और नंबर टू उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गए, तो ये दो मैट्रिक्स को कहा जाएगा कि हमारे पास क्या है, वो इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल कहा जाएगा अगर उनमें रोज और कॉलम की तादाद दोनों में बराबर हो और नंबर टू उसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है इक्वल हो, सेम हो। अब देखें ना बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक रो दूसरी रो और एक कॉलम दूसरी कॉलम, तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर है। आइए इसका देख लेते कि इसका क्या हमारे पास, देखिए एक रो और ये दूसरा और एक कॉलम दूसरा, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ये प्लस जो बीच में आया ना, ये पूरा एक ही एंट्री समझी जाती है, ये पूरा एक ही एंट्री समझी जाती है, एक एलिमेंट समझा जाता है। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, तो एक बात तो सही हो गई है। अब आई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला है, और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो 1 की करस्पॉन्डिंग क्या आया, 1 आया। 3 की करस्पॉन्डिंग 2 + 1 जो 3 है, और -4 की करस्पॉन्डिंग क्या है, -4 है, और 2 की करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 - 2 जो 2 के बराबर आता है। यानी इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है, सेम है। तो दोनों बातें जो हैं इसमें पाई जाती हैं जो इक्वल मैट्रिक्स में होनी चाहिए। इसलिए हम ए और बी को कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी सेम है दोनों का और हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अच्छा, ये 3 कंसेप्ट्स हैं और इसी बेस्ड हमारे पास ये पूरा एक्सरसाइज है। अगर आप बुक खोलें तो बुक में ये लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसमें रोज को गिन लें, एक रो दूसरी और एक कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो आपने लिखना है कि मैट्रिक्स ए हैज़ 2 rows and 2 columns, so its order is 2/2। इसमें कितने 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी करना है कि आपके पास मैट्रिक्स बी हैज़ 2 rows and 2 columns, so its order is 2/2। फिर आप उसको पूरा लिखते जाए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको जो है यू भी लिख सकते हैं, 2/2 को यू भी लिख सकते हैं। इसमें देखें ना, एक रो और 2 कॉलम हैं, तो इसमें मैट्रिक्स सी हैज़ 2 rows and 1 column, so its order is 1/2, क्योंकि एक रो और 2 कॉलम है इसमें। इधर आ जाए डी में, तो डी में हमारे पास 1 2 3 और 1, तो हमारे पास इसमें 3 रोज हैं, तो मैट्रिक्स डी हैज़ 3 rows and 1 column, so its order is 3/1। और मैट्रिक्स ई में देखें, आपके पास देखें इसमें 1 2 3 इसमें रोज हैं और 1 2 2 इसमें कॉलम है। मैट्रिक्स ई हैज़ 3 rows and 2 columns, so its order is 3/2। इसी तरीके से आपने एफ के लिए करना है, f has 1 column in 1 row and 1 column, so its order is 1/1। अच्छा, अगले में हमारे पास क्या है, 1 2 3 1 2 3। मैट्रिक्स G has 3 rows and 3 columns, so its order is 3/3। Matrix H has 2 rows and 3 columns, so its order is 2/3। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है
दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स, इसमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो बातें आपने माइंड में रखनी होगी कि इक्वल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपस में सेम हो और दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में सेम हो। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान करें, आपके पास जो ए है, ए में आपके पास सिर्फ क्या है 3 है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, देखें 3 है, इसका जो है ऑर्डर 1 बाय 1 है। तो इस तरह एक मैट्रिक्स ढूंढे जिसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। देखिए इसमें 2 रोज और 1 रोज और 2 कॉलम है। सी को अगर देखा जाए ना तो इसमें आपके पास देखें 5 - 2 है। तो 5 - 2 है, तो 5 - 2 का मतलब ये है कि ये पूरे एक ही एंट्री है और ये हमारे पास जो है ये मतलब 1 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, क्योंकि 5 - 2 हमारे पास क्या है, ये 3 आता है। 5 - 2 से 3 आता है। तो हमारे पास ये 3, इसमें भी 3 है। देखें इसका भी ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है और इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है। ये थोड़ा मैंने दूर दूर लिखा है, ये असल में जो है इसी तरह है ना कि 5 - 2। तो देखें ना इसमें जो है हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है। इसमें भी 3 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी 3 बनता है। तो आप लिखोगे कि A इज इक्वल टू C। अच्छा, बी के लिए देखें आपके पास जो है इसमें देखें एक 2 1 रो और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 1 बाय 2, इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। अब देखें ना अगर आप डी को ध्यान करें, अगर मैं इसको यू लिखता हूँ ना यहाँ पे साइड पे, बी को भी लिखता हूँ और डी को भी लिखता हूँ। बी में लिखता हूँ ना 3 और 3 5 और डी को मैं लिखता हूँ 5 और 3। देखें इसका जो है आपके पास 1 रो और 2 कॉलम है, ऑर्डर इसका है 1 बाय 2, 1 बाय 2। इसका देखें 1 बाय 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन देखें ना यहाँ पे 3 है और इस मैट्रिक्स में 3 की जगह 5 है, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम ना हुए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। तो बी और डी तो आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप आई को देखें ना, आई को, तो आई आपके पास देखें 2 + 3 क्या बनता है, 2 + 3 5 बनता है। तो दोनों का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी जो है हमारे पास 1 बाय 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है। यहाँ पे 3 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग 3 मौजूद है, इसका करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास क्या है, दोनों का 5 मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है B इज इक्वल टू I। सी के लिए देखें, अगले को देखें, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब अगर आप जो है ई को देखें ना 4 0 6 और 2, और आप यहाँ पे देखें ना एच में 4 0 6 और देखें ना इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, यानी इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। और यहाँ अगर जे को देखा जाए ना तो इसमें भी जो है 4 और 2 - 2 0 और 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो इसका भी देखें ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 बाय 2 ऑर्डर है। इसमें करस्पॉन्डिंग इसके ई मैट्रिक्स में 4 की करस्पॉन्डिंग 4 मौजूद है और फिर इसकी करस्पॉन्डिंग देखें ना जे में भी 4 मौजूद है। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ध्यान करें ना बेटा, ये देखें ना 2 + 2 4 है, 2 - 2 0 है और 2 + 4 6 है और 2 + 0 2 है। तो आपके पास यही मैट्रिक्स बनता है जिसका ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये तीनों आपस में सेम है। यानी अगर मैं इसको यूँ लिखता हूँ ना कि 4 0 6 और 2, ये देखिए मैंने लिखा ई, ये मैंने लिखा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच में लिखता हूँ ना 4 0 6 और 2, ये आपके पास है एच। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना ये आपके पास है जे, ये जे वाला लिख लेता हूँ ना। तो 2 + 2 2 - 2 और 2 + 6 और 2 + 0। तो देखिए यहाँ पे ध्यान करें आपके पास क्या बनाया, यहाँ पे 2 + 2 क्या है, यहाँ पे 2 + 2 4 है। हाँ ठीक है, 2 + 2 4 और इसका इस 4 का करस्पॉन्डिंग 4 बन गया और इस 0 का करस्पॉन्डिंग 2 - 2 0 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 आती हैं। और 6 जो है यहाँ पे भी जो है आपके पास ये 2 + 4 है, तो 2 + 4 जो है आपके पास 6 बन जाता है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और 2 + 0 2 बनता है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है और आपके पास जो है
इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ई, एच और जे आपस में इक्वल हो गए हैं। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए हैं। और आपके पास अभी एक ये रह गया, देखें जी जो है, जी में आपके पास देखें इसका ऑर्डर देखें, एक रो दो रो और एक कॉलम। तो इसमें जो है 2 रोज और एक कॉलम है, और इसमें ना 3 - 1 से आता है 2 और 3 + 3 से 6 आता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है जी इक्वल है एफ के। तो अब एक ही मैट्रिक्स डी ऐसा रह गया जिसके लिए इक्वल मैट्रिक्स इसकी कोई पेयर नहीं बनती। बाकी सब जो है मैंने आपको बता दिया कि कौन किस किस के इक्वल है। अब हमारे पास जो है क्या है, अब हमारे पास जो है रह गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो आपको कहते हैं कि ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करें कि वो इस मैट्रिक्स में जो इक्वेशंस है मैट्रिक्स की, इस इक्वेशन को, ये देखिए पूरा एक इक्वेशन बनता है जिसमें इक्वलिटी साइन आया हो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी अगर हम ए और सी के ऐसे वैल्यू निकाले कि यहाँ पुट करने से 0 आ जाए, और ए और बी के ऐसे वैल्यू निकाले कि यहाँ पुट करने से -7 आ जाए, और सी का एक ऐसी वैल्यू हम निकाल ले कि यहाँ पुट करने से 3 आ जाए, और डी के पुट करने से यहाँ पे जो है दोनों जगह पे सेम वैल्यूज आ जाए। तो उसको कैसे करेंगे, तो आप पहले से एक चीज़ को ध्यान से देखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोई चीज़ ये बता दी कि इसके बीच इक्वलिटी वाला साइन है। इक्वलिटी वाले साइन का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी वाला साइन का मतलब होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। यानी ये बात किसने कही, ये बात उन्होंने खुद कही, हमें क्वेश्चन में इन्होंने बताया ही हमें है कि ये इक्वल हैं। अच्छा इक्वल है, तो इक्वल होने से आपके माइंड में 2 चीज़ें आ जानी चाहिए कि इक्वल तो वो होते हैं जिसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और जिसका ऑर्डर भी सेम होता है। तो अच्छा देख लेते हैं, देखें हमारे पास इसमें एक रो, दूसरी रो और एक कॉलम, दूसरा कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका जो ऑर्डर है 1 2 1 2 2/2। इसका ऑर्डर तो सेम है पर एलिमेंट तो हमें सेम नज़र नहीं आ रहे। इसकी करस्पॉन्डिंग तो ए सी है और यहाँ ए प्लस सी, यहाँ पे 0 है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप इसको एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ले लेते हो, देखें करस्पॉन्डिंग इक्वल, यानी देखें ए प्लस सी 0 की इक्वल है, ये इन्होंने खुद हमें बताई है। तो हमें बस अभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ए प्लस सी 0 की इक्वल है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ इक्वल है। तो क्या है, तो हमारे पास क्या है, इन्होंने ये खुद बता दिया कि जो ये इक्वल मैट्रिक्स है तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिए टू फाइंड आउट, लेकिन ये क्यों, क्योंकि हमने वैसे तो हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, ए प्लस सी को, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है 0, तो ए प्लस सी को हमने इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि ए प्लस सी का करस्पॉन्डिंग एंट्री है 0। और क्यों लिया, क्योंकि बीच में इक्वलिटी है, और इक्वल का मतलब होता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 लेंगे, क्योंकि a प्लस 2b का इक्वल मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बनती है वो हमारे पास है -7। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 2 कहला दिया मैंने। और c - 1 इज इक्वल टू 3, और c - 1 जो है हमारे पास जो है, देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग 3 बनता है, तो 3 लिया। अब अच्छा देखें, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं या यहाँ 3 के साथ इस -1 को लिख लेते हैं तो देखिए +1 हो जाएगा, और 3 + 1 से बनता है c इज इक्वल टू 4। हाँ, बोर नहीं होना, बस आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, d4d - 6 इज इक्वल टू 2d, तो 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा, तो हम देखें ना, इसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये बनती है, तो हमने ये ली, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, और c की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू क्या है, 4, किसी को बताना नहीं, हाँ ये मैं खामोशी से रखिएगा। c इज इक्वल टू 4 जो है, अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, देखें पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है, ये वाला, तो ये वैल्यू जहाँ पे c है a के साथ वहाँ पे 4 पुट करें, यानी a प्लस 4,
a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू 4 आई हुई है तो हमने 4 पुट कर दिए हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन में देखें a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये 4 अगर दूसरी साइड शिफ्ट करें तो a इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई है। अब ये a की वैल्यू 4 -4 आ गई है। अब नाउ पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। अब आपने ये a की वैल्यू -4 उठा के कहाँ पे पुट कर लेनी है, आपने a की वैल्यू -4 पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में यहाँ a की जगह हम क्या पुट करेंगे, -4। तो -4 जहाँ a है वहाँ -4 लिख लिया, प्लस अपनी जगह 2 भी अपनी जगह और -7 अपनी जगह। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, बस ये जो है -4 को दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे। देखें 7 के साथ दूसरी साइड पे लिख लिया तो देखें -7, ओके 2 भी अपनी जगह आ गया, इसको दूसरी साइड शिफ्ट किया तो +4, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस लिख दिया तो -7 + 4 इज इक्वल टू -3, तो ये इसमें से आता है -3। अच्छा जी, अब ना ये 2b आ गया, 2b इज इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर 3 के साथ लिखना हो, -3 के साथ लिखना हो तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करोगे। तो ये 2 जो है यहाँ नीचे सीढ़ियों से उतर के 3 के नीचे हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में लिखेंगे। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब बस घबराना नहीं है, हमारे पास जो है एक ही वैल्यू रह गई है और वो वैल्यू है d की। d की कौन सी वैल्यू रह गई, देखिए आपने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 3 4d - 6 इज इक्वल टू 2d की इक्वल है। अब d को d के साथ लिखेंगे, क्योंकि d के साथ एड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हमने d को इधर शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड, तो 4d - 2 हो जाएगा, और ये 6 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो 4d - 2d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखें 4d में से 2d चले गए तो पीछे रह गए 2d's रह गए। अब ये जो दूसरी d है ना, ये 2d, ये 21 की इक्वल है, 6 की इक्वल है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ d की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ से 2 को हमने गायब कर देना है। कैसे गायब करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस 6 के नीचे हम डिवीजन में लिख लेंगे, क्योंकि दूसरी साइड इक्वलिटी की जब हम लिखेंगे तो डिवीजन में लिखेंगे। तो देखिए d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 टेबल में 6 तो आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे देखें हमारे पास d इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। तो हमने चारों की वैल्यूज निकाल ली, a इज इक्वल टू -4 आ गया, b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, या किसी ने देखे ना बेटा लिखा होगा ना -1/5। एक ही बात है, कैलकुलेटर से करो या जो है आप यहाँ से ना 3 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 1.5 आ जाता है। अच्छा जी, c इज इक्वल टू 4 आ गया और d इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या ये जो है इसका क्या मतलब हो गया, देखें अब देखें आपके पास c क्या आ गया, देखिए a आपके पास क्या आ गया 4, c आपके पास क्या आ गया -4। अब ना यहाँ पे इसकी जगह लिखो ना 4 -4 आप लिखोगे ना तो इसमें से 0 आता है। देखो ये वाली एंट्री इसमें से आ गई है, ठीक है। और फिर देखें यहाँ पे आप लिखे ना 4, यहाँ पे 4 लिखोगे ना, 4 - 1 c 4 है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे ना 4 - 1 लिखोगे तो 4 - 1 इज 3। देखो ये वाली वैल्यू इसमें से आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू दोनों जगह पे 3 पुट करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज़ आ जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं ना कि ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि यही 4 वैल्यू जब आप इसमें पुट कर लेते हो तो इस दूसरे मैट्रिक्स के सारे करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वहीं जो है आपके पास इसी मैट्रिक्स में भी बन जाएंगे, जो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों की मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, और कल मैं जो है दूसरे जो एक्सरसाइज है उसी की वीडियो अपलोड करूँगा, और बोर नहीं होना, शौक़ से देखना। अल्लाह हाफिज़।